हेलो डियर फ्रेंड, सभी का डीप प्रिपरेशन में स्वागत है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्याय मौर्य वंश से संबंधित जितने भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, की सहायता से नंद वंश का पतन करके 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके पश्चात मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत जानेंगे। तो सबसे पहले है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात है मेगास्थनीज की इंडिका। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत बनकर मौर्य दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिससे मौर्यकालीन प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात है अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभी तक 14 बृहत शिलालेख और भारत और अन्य क्षेत्र में 40 से अधिक शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। उसके पश्चात है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन, जो कि शासक था, जिसका शिलालेख गुजरात के सौराष्ट्र में मिला है, उससे भी मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात भद्रबाहु का कल्पसूत्र, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात है हेमचंद का परिशिष्ट पर्व और श्रीलंका की पाली महाकाव्य, महावंश, दीपवंश और महाबोधि वंश से भी मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। तो जब यह बालक की मंडली में राजकीलम नामक खेल खेल रहे थे, तभी वहाँ से चाणक्य गुजरते हैं। तो चाणक्य अपनी सूक्ष्म दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य के भावी गुणों का अनुमान लगा लेते हैं। तो उनके पिता से 1000 करसापण देकर खरीद लेते हैं और अपने साथ तक्षशिला ले जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की तक्षशिला में ही चाणक्य की नेतृत्व में उनका शिक्षा दीक्षा हुई थी। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जानेंगे। तो 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशी राजा घनानंद की हत्या करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। जब अभिषेक के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार जानेंगे। तो सिंध और पंजाब अभियान। तो 325 ईसा पूर्व यूनान के सम्राट फलद्युति की हत्या हो जाती है। तो यूनान के सम्राट सिकंदर महान बनते हैं, परंतु 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर द्वारा विजित सिंध और पंजाब क्षेत्र में अराजकता फैल जाती है, जिसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है। और 317 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब और सिंध पर अधिपत्य कर लेते हैं। सेल्यूकस निकेटस से युद्ध। सेल्यूकस निकेटस यूनान के सम्राट सिकंदर महान का उत्तराधिकारी था, जिसने 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था। इसका वर्णन स्ट्रैबो ने किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के युद्ध के पश्चात संधि हुई थी, जिससे सेल्यूकस निकेटस ने संधि अनुसार कंधार, काबुल, हेरत का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में दिया था और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप 500 हाथी सेल्यूकस निकेटस को दिए थे और सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय। तो शक सम्राट रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है कि पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र के राजा पुष्यगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल, जिसे राष्ट्रीय कहा जाता था, पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र के सोपारा में करवाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के प्रांत को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म और जीवन के अंतिम दिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभिक जीवन में किस धर्म का अनुयायी था, इसमें इतिहासकारों के मतभेद हैं, परंतु जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और भद्रबाहु के साथ जीवन के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला चला गया था और चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवण बेलगोला में 398 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी।
चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार मगध का राजा बनता है। तो जैसा हम बता चुके हैं, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और माता का नाम दुर्धरा था और इसके पुत्र अशोक और सुसीम थे। तो बिंदुसार ने अमितघात की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। तो इसके पश्चात बिंदुसार के जीवन से संबंधित और भी तथ्य जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इसका वर्णन स्ट्रैबो ने किया है कि बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायनेमिक नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था और प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था और एंटेनस नामक यूनानी लेखक ने वर्णन किया है बिंदुसार और सीरिया के राजा के बीच एक संधि हुई थी और सीरिया के राजा से बिंदुसार ने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और सोफिस्ट नामक दार्शनिक की मांग की थी, परंतु सीरिया के राजा ने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर भेज दिया था, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा था। और इसके पश्चात बिंदुसार के जीवन से और भी तथ्य जानेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह होता है, जिसका दमन करने के लिए अशोक को भेजा जाता है। सम्राट अशोक पिता के शासनकाल में उज्जैनी का राज्यपाल था। बिंदुसार ने ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और 25 वर्ष शासन करने के पश्चात 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात मगध का सम्राट अशोक बनता है। तो अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व रहा है। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठता है और देवनाग प्रियदर्शी उपाधि धारण करता है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो कि चंपा की राजकुमारी थी और महाबोधि वंश के अनुसार सम्राट अशोक की प्रधान पत्नी महादेवी थी, जो कि विदिशा की राजकुमारी थी। सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध। तो इसका वर्णन सम्राट अशोक ने अपने 13वें बृहस्पतिलेख में किया है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का महायुद्ध लड़ा था। तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ था। तो 8 वर्ष पश्चात यानी 261 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक की मृत्यु हुई थी और 1,50,000 सैनिक को बंदी बना लिया गया था। कलिंग की इस भीषण नरसंहार के बाद अशोक ने युद्ध हमेशा के लिए बंद कर दिया और धर्म विजय की नीति अपनाई थी और धर्म विजय के कार्य में लग गया था। इसके बाद सम्राट अशोक का धम्म यानी धर्म जानेंगे। तो राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक जीवन के प्रारंभिक दिनों में शिव जी का उपासक था। कलिंग युद्ध के पश्चात मोगली पुत्र त्रस्त से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो 251 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र त्रस्त थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था। इसके पश्चात सम्राट अशोक के अभिलेख। तो सम्राट अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया था। सम्राट अशोक के बृहत शिलालेखों की संख्या 14 है और अभी तक 40 से अधिक शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं और सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी थी और कुछ खरोष्टी लिपि में भी प्राप्त होते हैं। तो सम्राट अशोक के बृहत शिलालेख जो जिन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो शाहबाजगढ़ी जो पेशावर पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है, मनसेहरा जो हजारा पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है, कालपी देहरादून उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ, गिरनार जूनागढ़, धौली पुरी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, सोपारा महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। और सम्राट अशोक के लघु शिलालेख तो रूपनाथ जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है, गुर्जरा जो कि दतिया मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है, सासाराम बिहार, मास्की जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सारूमारो जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल से प्राप्त हुआ है, गोविंद मठ जो कि मैसूर से प्राप्त हुआ है। तो सम्राट अशोक के पश्चात सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी यानी अंतिम मौर्य सम्राट जानेंगे। तो पुराणों में इसकी संख्या 9-10 मिलती है। तो कुषाण, दशरथ, देववर्धन, शतधनुष और अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त थे, जिनकी हत्या उनके मंत्री पुष्यमित्र स्वयं कर देते हैं और स्वयंवश की स्थापना मगध में करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।